हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके अंतर्गत हम कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमने उसके रुधिर परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। कॉकरोच का जो श्वसन तंत्र होता है वो शाखित श्वसन नाल या ट्रेकिया के जाल का बना हुआ होता है, और इसमें श्वास नाल जो है वो श्वास छिद्रों में खुलती है। इसके पूरे बॉडी में अगर देखा जाए तो इस प्रकार इसके बॉडी के चारों तरफ छिद्र होते हैं, और यहाँ से श्वास नाल जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, जिसे कि ट्रेकिया कहते हैं। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर के पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। श्वास नाल पुनः विभाजित होती है और श्वसन नलिकाएं बनाती है। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भाग और श्वसन भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। श्वास नलिकाओं का गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं पूरे बॉडी में ट्रेकिया और ट्रेकियोस का जाल फैला होता है, और ये ट्रेकियोस जो है वो बॉडी के बाहर छिद्र के द्वारा ये बाहर खुलता है। यहाँ से वायु में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। 13 जोड़ी इनमें इस ट्रेकियोस पाए जाते हैं, श्वास छिद्र पाए जाते हैं, और इसी के द्वारा विसरण के द्वारा, है ना, वायुमंडल से विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है। और इसमें विसरण के द्वारा इसे रक्त बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें वायु को मिला दिया जाता है और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, और बॉडी में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को विसरण के द्वारा पुनः इन ट्रैकियोस में पहुंचाकर फिर शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। प्रत्येक नलिका जो है ग्रंथिल और रोम युक्त उपकला के द्वारा आस्तरित रहता है। ये नाइट्रोजनी उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके इनको जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, और यूरिक अम्ल जो है वो बड़ी आंत या पश्चांत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार ये कीट यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाता है। इसके साथ साथ वसापिंड, वृकाणु, उपत्वचा और यूरोकोस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायता करती है। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, मैलपीघी नलिकाएं, यही मैलपीघी नलिकाएं जो है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। तो तिलचट्टा में उत्सर्जन जो है मुख्य रूप से मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा किया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ें तो तिलचट्टा जो है वो द्विलिंगी होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जननांग होते हैं। और नर जननांग जो है वो एक जोड़ी वृषण के रूप में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो इस प्रकार वृषण के रूप में होता है, और चौथे से छठवें उदर के खंड, चौथे से लेकर छठवें उदर के खंड में एक जोड़ी वृषण इसमें होता है, पार्श्व में उपस्थित होता है। प्रत्येक वृषण से एक पतली नलिका, जिसको कि शुक्रवाहिनी कहते हैं, ये हम देख पा रहे हैं शुक्रवाहिनी, है ना, और शुक्राशय से होते हुए स्खलनी वाहिनी में यहाँ पर ये खुलता है। ये स्खलनी वाहिनी नर जनन छिद्र में खुलता है, जो गुदा के अधर में होता है। एक विशिष्ट उतक रूपी ग्रंथि उदर के 6वें और 7वें खंड में होता है। ये ग्रंथि हम देख पा रहे हैं, जो सहायक जनन ग्रंथि का काम करता है। बाह्य जनन इंद्रिय नर गोनोफोसियस यानी युग्मन प्रवर्ध और शिश्न खंड के रूप में होता है। जनन रंध्र के चारों ओर काइटिनी असीमित संरचना होती है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं और पुंज के रूप में या गुच्छे के रूप में आपस में चिपके हुए रहते हैं। ये हम देख पा रहे हैं, ये शिश्नी ग्रंथि है, छोटी नलिका, बड़ी नलिका, शुक्राशय, शुक्रवाहिका, स्खनन वाहिनी, दाया खंड, अधर शिश्न खंड यहाँ पर ये जो है, और ये जो है वो गुदा लूप है, पुच्छ लूप है। इस प्रकार इसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मीटिंग के समय इसमें जो शुक्राणु होते हैं उसको
विसर्जित कर दिया जाता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वृहद में छोड़ दिया जाता है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये जो है वृहद आकार के अंडाशय हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अंडाशय होते हैं जो उदर के 2 से छठे खंड के पार्श्व में होता है, आजू बाजू स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय 8 अंडाशयी नलिका अथवा अंडाशयों का बना हुआ होता है। ये अंडाशय जो है वो इस प्रकार 8 अंडाशय से मिलकर बना हुआ होता है। दोनों जो है वो कॉमन डक्ट के द्वारा शुक्रवाहिका में खुलता है। यहाँ पर शुक्रवाहिका है, यहाँ पर ये खुलता है। इसमें श्लेष्मक ग्रंथि होती है जो इसमें श्लेष्मा का स्रावन करती है। यहाँ युग्मन का प्रवर्धन होता है। ये रिप्रोडक्टिव चैम्बर होता है, ये बाह्य प्रगुह और ये जनन कोष्ठ के रूप में होता है। इसमें जब अंडा परिवर्धित होता है तो उसकी एक श्रृंखला बन जाती है। दोनों तरफ के अंडाशय की अंडवाहियां मिलकर मध्य अंडवाहिनी कॉमन डक्ट का निर्माण करती है, जिसको कि योनि वेजाइना कहा जाता है, जो जनन कोष्ठ में खुलता है। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होता है जो जनन कक्ष में खुलता है। शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके निषेचित अंडे एक संपुट से संकोचित होते हैं, जिसको अंड कवच कहा जाता है। एक कैप्सूल के रूप में होता है, उसके अंदर निषेचित अंडा होता है। अंड कवच जो होता है वो गहरे लाल रंग का या काले भूरे रंग का 3/8 इंच यानी 8 मिलीमीटर और लंबा संपुट कैप्सूल के रूप में होता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा जहाँ पर कॉकरोच रहता है वहाँ पर इस प्रकार इसके अंडे पड़े रहते हैं, यही संपुट है। ये संपुट दरार और आर्द्रता युक्त और भोजन वाले स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ पर चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक फीमेल जो है वो एक टाइम में 9 से 10 अंडा कवच उत्पन्न करती है और हर एक में 14 से 16 अंडे होते हैं। पी अमेरिकाना का परिवर्धन जो है वो पौरोमेटाबोलस प्रकार का होता है। इसके परिवर्धन में अभ्रक नीम्स अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं जो परिपक्व नहीं होते हैं उनको अभ्रक कहा जाता है। ये अभ्रक वयस्क के समान ही दिखते हैं। अब इसमें वृद्धि कायांतरण के द्वारा होता है। इस छोटे छोटे बच्चों में काकरोच का जो दिखता है अभ्रक व्हाइट कलर का जनरली हम देखते हैं, इसमें कायांतरण होता है और लगभग 13 निर्मोचन के बाद मतलब बॉडी का कवर को छोड़ने के बाद फिर यह वयस्क अवस्था में बदलता है। अंत में जब ये पूरी तरह वयस्क अवस्था में बदल जाता है तो पहली अवस्था में पक्षतल्प पाए जाते हैं, इसमें पंख पाए जाते हैं। तिलचट्टों की बहुत सी जंगली प्रजातियां पाई जाती है और इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, ये केवल नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। ये कुछ जातियां जो है वो मनुष्य के वास स्थान में और उसके आसपास फलती फूलती रहती है और विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने में पीड़क के रूप में ये कार्य करते हैं। खाद्य पदार्थों को भी ये नष्ट कर देते हैं। अब और अपने द्वारा जो दुर्गंध युक्त उत्सर्जन होता है उसको छोड़कर खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। भोज्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक जीवाश्मी बीमारियों को ये फैलाने के कारक होते हैं। इस प्रकार तिलचट्टा जो है वो मनुष्य के लिए केवल हानिकारक है और ये जो है वो नम, अंधेरे और किसी भी स्थान पर सड़े गले चीज़ों को भोजन के रूप में लेकर या कहीं भी ये रह सकते हैं। इसलिए इनको सबसे पहले का प्रिमिटिव जीव माना जाता है, आदि जीव माना जाता है, क्योंकि ये हर प्रकार के वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करके रह सकते हैं, हर प्रकार का भोजन ये कर सकते हैं और ज़्यादातर ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के, जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित है, जहाँ कॉकरोच है वहाँ पर प्रदूषण का ये संकेतक होते हैं कि वहाँ पर प्रदूषण है, साफ सुथरा नहीं है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम मेढक के बारे में पढ़ेंगे।